हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है कि लगातार सीरीज कंटिन्यू चल रहे हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसी क्रम में मैं आज देखने वाला हूं, जहां तक हमने देखा था इस लेक्चर को एटम्स तक हमने ला के छोड़ा। आज एटम्स पे थोड़ी डिस्कशन होगी, क्या प्रोटॉन के चार्ज, क्या उसके परमाणु भार और क्या उसके क्रम संख्या, इन पे चर्चाएं होंगी थोड़ी सी, और फिर हम चले जाएंगे करंट की ओर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एटम्स तक पढ़ाया था। कहां तक? एटम्स तक। यानी मैं अगर बोलूं एटम मतलब परमाणु, है ना, परमाणु, परमाणु यहां तक कराया था। अब इस परमाणु में क्या क्या है एक बार डिस्कशन करते हुए कुछ चीजें और यहां पर डील करनी होगी। ये क्या था सर? इलेक्ट्रॉन्स था। ये क्या है जी? इलेक्ट्रॉन्स है। ये सेंटर इन नाभिक है। नाभिक के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन्स है और प्रोटॉन है। क्लियर? तो ये न्यूक्लियस, नाभिक जो बोल रहे हैं आप, नाभिक नाभिक। ओके, नाउ अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो होता है, या शॉर्ट पहले मैं चीज बताता हूं। इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों तो अस्थिर है किसी नाभिक में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करोगे, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? दो तरीके की गति होती है। क्या होती है? दो तरीके। एक होता है स्पिन, ये स्पिन करता है। स्पिन मतलब अपने ही पोजीशन पे घूर्णन करता है। अपने ही पोजीशन पे क्या करता है जी? घूर्णन करता है। घूर्णन करता है, ठीक है, अपने ही पोजीशन पे। दूसरा, इस दीर्घ वृत्ताकार में भी क्या करता है जी? तो दो तरीके की गति होती है। एक होती है कक्षीय गति और एक होता है स्पिन। खुद के स्पिन आप कह सकते हो, स्पिन यानी खुद के पोजीशन पे रोटेट करना। जैसे पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा लगाता है और अपने अक्ष पर भी घूमता है ना। चल, तो ये सारी बातें होती हैं। तो यहां पे दो घूर्णन होती है। एक स्पिन मोमेंट आप लिख दे सकते हो, स्पिन मोमेंट, मूवमेंट। एक होता है ऑर्बिटल, कक्षीय। एक होता है कक्षीय, एक होगा अपने ही अक्ष पर, एक होता है पूरे कक्षाओं में। ये इलेक्ट्रॉन्स के, ये किसके बारे में कह रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो दो प्रकार की इलेक्ट्रॉन्स में गति होती है। इलेक्ट्रॉन्स में कितने बड़े प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। आप समझ रहे हो? एक होता है अपने ही कक्षा में घूमना और अपने ही स्पिन करना, खुद भी घूमना और इसको परिक्रमा भी करना। नौ, तो एटम्स में मेनली क्या क्या मिले आपको? तीन चीजें मिले। एटम्स में मेनली आपको क्या मिला जी? तीन चीजें मिला। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये देखिए, इस पे भी चार्ज, इस पे भी चार्ज, ये चार्ज रहित यानी आवेश रहित। ओके, अब मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें क्या होता है जी? मोशन होता है। इसके अंदर क्या होता है जी? मोशन होता है। जबकि इन दो बाकियों में ऐसा कोई मोशन नहीं होता। ये नाभिक में होते हैं, ये कक्षा में होते हैं, ठीक है। मोशन यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो। एक स्पिन मोमेंट, ये देखिए स्पिन खुद के अराउंड मूव करता है कक्ष पे, अपने कक्ष पे। और एक होता है ऑर्बिटल, कक्षीय। इसका हिंदी क्या होता है एक बार देख लेना। स्पिन, अपने ही कक्षा पे स्पिन हो गया, जो खुद के अराउंड, समझ रहे हो ना। ये एक बल्ब है, एक बॉल है, तो बॉल को ऐसे से घुमाओ तो वो अपने ही सेंटर के अराउंड हुआ, और उस बल्ब को फेंक ऐसे सर्कुलर में ये भी घुमाओ, तो दो तरीके का मोशन हो गया क्या ना। ठीक है। नाउ अब बताइए इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या? नेगेटिव चार्ज। एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज जबकि
प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है किसी एटम पर, ध्यान रखना, किसी एटम में टोटल चार्ज, यानी कभी भी अपने को टोटल चार्ज अगर पता करना हो तो क्या लिखेंगे? टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है कभी टोटल किसी एलिमेंट का टोटल चार्ज पूछा जाए तो ये Q से डिनोट करते हैं। ये होगा क्या? N इंटू सी। क्या होगा जी? N इंटू सी। ये Q रिप्रेजेंट करा टोटल चार्ज। N कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ N किसको इंडिकेट करता है? चार्ज की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। मैं बता रहा हूं। और चार्ज उस पर ये दिखाता है चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज है और 10 इलेक्ट्रॉन है कहीं पे, तो टोटल चार्ज की संख्या कितनी होगी? मान लो इस एटम में मैं पूछा टोटल चार्ज की संख्या कितनी, तो एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना है वो अपने को पता है। ओके, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी कितनी वो भी पता है। तो अगर मान लो कि जब मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में O8, ऑक्सीजन में O8, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी? 8। 8 इंटू एक चार्ज पर जो हमने ऑलरेडी बताया 1.6 कांस्टेंट -18 है ना, तो वो भी -19, तो वो भी क्या है? हमारा टोटल हो गया वो चार्ज उस पर। तो किसी टोटल चार्ज कभी भी निकालना हो तो N इंटू सी। एक चार्ज पर एक का चार्ज गुना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, वो टोटल चार्ज को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। चार्ज की इकाई हमेशा कूलम्ब होती है। चार्ज की इकाई, चार्ज यानी आवेश की इकाई, आवेश की इकाई कूलम्ब होती है। ठीक है ना, कूलम्ब होती है। आवेश की इकाई हमेशा क्या होगी? कूलम्ब। चलिए नौ, अब कुछ और फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। कुछ और फैक्ट हमेशा दिमाग में रखना है जी। आइए जी, कुछ और फैक्ट आपको दिमाग में रखना। किसी एटम को लेके, मान लीजिए ये कोई एटम है, सूक्ष्म कण परमाणु हुआ है ना। अब मान लीजिए सर, अब यहां पे एक बात आती है एटॉमिक नंबर की, है ना, एटॉमिक नंबर की, एंड एक बात आता है एटॉमिक वेट की, एटॉमिक वेट की। सर ये क्या हुआ? हिंदी में भी लिख दीजिए, परमाणु संख्या किसी एटम का क्या होता है? और एवं परमाणु भार। ये कैसे तय होगा सर? देखिए, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या हमेशा समान होगी, हमेशा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो भी सकता है, समान नहीं भी हो सकता है, वो उस मैटर पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान हमेशा रखना है कि किसी एलिमेंट के एटम भी, एटम यानी परमाणु, एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तथा प्रोटॉन्स की संख्या हमेशा समान होती है। न्यूट्रॉन वर्ड नहीं यूज किया, न्यूट्रॉन वर्ड नहीं यूज किया,
हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या समान होगी। न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो भी सकती है, समान नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ये न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो भी सकती है, समान नहीं भी हो सकती। तो सर एटॉमिक नंबर क्या है? किसी एटॉम के इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक या परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक परमाणु क्रमांक एग्जैक्ट हिंदी थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखेंगे जी, है ना। परमाणु क्रमांक कहलाता है। ओके, जैसे ऑक्सीजन का मैं बोल रहा हूं, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑक्सीजन का बोल रहा हूं। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? O8। ये ऑक्सीजन का कितना होगा? जैसे मैं कॉपर का बताऊं, क्या बताऊं, कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? जो 29। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होगी? 29। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी? 29। तो इसमें मतलब है प्रोटॉन, आप ध्यान से समझिएगा जी, यहाँ पे 8 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और 8 ही इसमें प्रोटॉन्स भी होंगे। इसका मतलब यही है ना। जैसे कि 29 है, इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और 29 प्रोटॉन भी होंगे, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन्स उतना ही प्रोटॉन। तो यहाँ कभी आप लोग उल्टा नहीं, इतना ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर, यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे आप लोग, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर प्रोटॉन्स की संख्या। ओके, ये दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? किसी का भी ले लो। 9। अब बात होगी कि एटॉमिक वेट फिर क्या है, परमाणु भार क्या है सर। तो परमाणु भार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन होता है परमाणु भार। क्या होता है? परमाणु जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम होता है। मैं एक पॉइंट और लिख दूं, कभी आप लोग कंफ्यूज करो। हर एटम में यह जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। अंतर अलग अलग भी होता है, अलग भी होता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है और परमाणु भार 16 है। तो क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या 8-8 हो गया। जबकि कॉपर में बोलूं, कॉपर की परमाणु संख्या 29 है, जबकि इसका परमाणु भार 65 होता है। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं हुआ। क्लियर ना? समझिए। अब यहां पे एटॉमिक वेट की बात करूंगा। परमाणु भार किसी एटम में, किसी भी एटम
में किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स का सम या योग उसका परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार कहलाता है। ओके, परमाणु भार कहलाता है जी। आइए, अगर मैं बात करूं तो जैसे ऑक्सीजन लिया है ना, ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन के अंदर इसका परमाणु भार की बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर प्रोटॉन्स की संख्या बराबर न्यूट्रॉन्स की संख्या, सब बराबर होता है जी। सब क्या होता है? बराबर होता है। सब क्या है? 8 8 8। तो और मैं इसका परमाणु भार बताऊं, भार पूछूं तो भार क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम 8 + 8 बराबर 16 हो जाएगा। लेकिन यही मैं बात करूं कॉपर की, कॉपर की, तो देखिएगा कॉपर Cu इंडिकेट करते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन्स की संख्या, ओके, और बराबर नहीं होती है न्यूट्रॉन्स की संख्या। ओके, बराबर नहीं होती। तो कितना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कॉपर कितना होता है? 29। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 29। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्योंकि परमाणु भार जो होता है ना कॉपर का परमाणु भार होता है 65। और 65 किसका सम है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। तो आप न्यूट्रॉन की संख्या आप ही तय कर दीजिए। 65 में से कितना घट जाएगा? प्रोटॉन कितने? 29 है। तो कितने बच गए जी? कितने बच गए सर? बाकी बच गए हमारे 35 36 बच गए। कितने बच गए जी? 36। क्लियर? चलिए, प्रोटॉन 29 65, परमाणु भार 65 ही होता ना? एक सेकेंड जी, 65 ही होता है परमाणु भार 65 ही होता है जी। परमाणु भार 64 होता है जी, 64 ध्यान रखना। इसके परमाणु भार होते हैं 64। देखिए, क्योंकि मुझे पता था कि इसके 35 ही होंगे, 64 था परमाणु भार। कितना था जी? ये सब केमिस्ट्री का चीज़ हो जाता है। तो इसके परमाणु भार हमारे यहाँ न्यूट्रॉन हो गए, तो 64 - 29, परमाणु भार कितना हो गया? 35। कितना हो गया जी? परमाणु भार 35। जैसे कि यहाँ भी अभी तो नहीं मेंशन किया। आइए जी, तो प्रोटॉन्स की संख्या यहाँ पे कितनी, न्यूट्रॉन्स की संख्या हमको कितना मिला जी? 35। क्लियर है? तो ये देखिए अलग हो गया ना, तो हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसका अगर भार लिखूं, क्या लिखूं? वेट। यहाँ मैं भार लिखूं, परमाणु भार, तो क्या हो जाएगा जी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। प्रोटॉन कितना है जी? 29। न्यूट्रॉन कितना है? 35। तो परमाणु भार क्या हो गया? 64। तो अलग हो गया ना? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? तो ये सारे चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि सर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स है। जरूरी नहीं है कि सब में सब बराबर हो। कई बार प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट भी होती है और कई बार सब में सेम होता है। इसी डिफरेंट और एडिशन नंबर ज्यादा, नंबर कम होने के कारण कोई एटम
के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह तो सेम होते हैं, लेकिन जब पहला एटम बनने लगता है वो अलग होने लगते हैं। लकड़ी, चाबी, लोहा, कॉपर सब अलग अलग प्रॉपर्टी के होने लगते हैं। ये एटम के संख्या, एटम्स के डिफरेंस और नंबर ऑफ एटम्स, एटम बोल रहा हूँ, कोई भी एटम अलग अलग बनने लगता है। इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या, ओके, और इन सारी चीजों पे ही निर्भर करता है। तो अलग अलग टाइप के एटम्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो आई होप सो यहाँ तक चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, यहाँ तक चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होंगी। आवेश, जहां तक आवेश की बात है, हमने यही चीज अब जब इलेक्ट्रिसिटी अपन पढ़ेंगे तो इसी इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलेंगे, इसी इलेक्ट्रॉन्स को अपन लेके चलेंगे। इसी का फ्लो होना क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा जी, हमारा करंट कहलाएगा। अब ध्यान से समझिएगा एक बार, अगर आप इतना चीज देखते हो तो आपने कभी सेल पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में सेल पढ़ा होगा। सेल के बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ। जैसे ये नाभिक होता है ना, नाभिक, इसमें क्या है जी, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, लेकिन इसमें कक्षा बनने लगता है। पहली कक्षा में 1s2 आपने कभी पढ़ा होगा। तो स्टेबल जोन के लिए कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहली कक्षा में कितने होंगे जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, 8। ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो हम बहुत ज्यादा डीप में अब नहीं जानना चाहते केमिस्ट्री में ना। चलिए जी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हुई है ना। ये इसका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे नाभिक इसके अंदर, है कि नहीं। तो किसी जो आप कक्ष बनाते हो तो यही रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा सेंटर में नाभिक पे होते हैं। प्रोटॉन की भार जो होता है या न्यूट्रॉन के भार हमेशा इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना ज्यादा होता है। ओके, तो चलिए, आई होप सो अब हमारा ये टॉपिक एकदम कंप्लीट होता है जी। अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है, अब इसमें कोई दिक्कत आपको कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो एकदम इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत ज़्यादा बेसिक हो सकता है, उन चीज़ों को हमने डील किया है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।